हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं कल के क्विकली रिविजन से। कल हम लोगों ने देखा था कि मिशन चंद्रयान लॉन्च हो चुका है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो ये कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को 2:35 पर। इसको ध्यान रखिएगा। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। 22 से 24 जुलाई के बीच में विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अभी हाल ही में दमिश्कस जो है, सीरिया का दमिश्कस एक सिटी है, इसको दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर में रखा गया है। और अभी हाल ही में विनोद मंकारा की पुस्तक आई है प्रिज्म द एसेंट्रल एडोब ऑफ रेनबो। और वहीं 20 जुलाई को भारत में आयोजित किया जाएगा आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीत लिया है ज्योति याराजी ने। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा है थाईलैंड में। केंद्र सरकार ने समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की। इसे अव्यय योजना भी कहते हैं, अव्यय योजना भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा खोथा अभियान शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिविजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। इस थीम के साथ 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 17 जुलाई को दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे, या कहें कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम यही है, ओवरकमिंग बैरियर एंड अनकवरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो एक्चुअली में दोस्तों 17 जुलाई को 1998 में 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पर रोम संविधि यानी कि रोम स्टैट्यूट पर हस्ताक्षर किए थे। अब यह हस्ताक्षर 17 जुलाई को किया गया था, इसलिए 17 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन यह दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है 2002 से। क्लियर? अब जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज जो आए हुए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल हमने पढ़ा था, रिवीजन किया था, तो आज आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के आथूर पान को जीआई टैग दिया गया? तो आथूर पान के पत्तों को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। ये प्रोडक्ट है तमिलनाडु का। आप जानते हो भली भांति जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, किसी उत्पाद को दिया जाता है जब उस उत्पाद की ग्लोबल ब्रांडिंग करनी होती है तो, ठीक है, या फिर वो उत्पाद किसी एक जगह का बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। तो आथूर पान के पत्ते जो हैं ये तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस हैं। आप साउथ इंडियन मूवीज वगैरह देखते होंगे, जब उसमें शादियां होती थी, शादियों वगैरह का जब कोई सीन आता है तो उसमें देखते होंगे कि पान के पत्ते बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये वही पान के पत्ते हैं, ठीक है, आथूर पान के पत्ते। तो इन पत्तों का यूज तो पान के रूप में किया ही जाता है, साथ ही साथ में शादी ब्याहों में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, गृह प्रवेश के दौरान किया जाता है, मंदिर के उत्सवों में भी इसका विशेष रूप से यूज होता है। तो ये मसालेदार और तीखे स्वाद वाले होते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में ये पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। जीआई टैग पर मैं आपको कई बार वीडियो भी दे चुका हूं। अभी जो रिसेंट वीडियो आई थी वो भी कुछ ही दिनों पहले आई थी, तो आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। जो उसके बाद जो मिले हैं जीआई टैग, उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ये 7 हस्तशिल्प उत्पाद यहाँ पर हैं आपके सामने, इनको जीआई टैग अभी मिला था रिसेंटली, इसी महीने में, इसे आप याद रखेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश के ही अभी 4 प्रोडक्ट और हैं जिनको जीआई टैग मिला था। उत्तर प्रदेश के इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 4 प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था उसमें बनारसी लंगड़ा आम था, ठीक है, और बनारसी पान भी था। इसके अलावा रामनगर का भंटा था। इसके अलावा आदम चीनी चावल था। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं
जिनको ये जीआई टैग अभी और मिला था उत्तर प्रदेश से। तो अब तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। अभी मैंने परसों ही इसके बारे में रिवीजन कराया था आपका, और परसों मैंने आपको डीएमके के बारे में बताया था कि एक और ट्रिक यहीं से आपको याद रखनी है। वैसे डीएमके पार्टी के एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, लेकिन मैंने डीएमके से लिंक करके आपको एक ट्रिक बताया था बीमारियों की। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? परसों की वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है भरतनाट्यम। ये भारत का और मोस्ट प्रोबेबली दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी सीजीएल में पूछा गया था। चलिए, तो बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बनेगा? चंद्रयान 3 यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचेगा तो वो वहां पर पहुंचने वाला बन जाएगा दुनिया का पहला देश। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है, और तो और खास करके अमेरिका की निगाहें भी है। नासा भी इस पर नजर बनाए रखा है। नासा भी सोच रहा है कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग हो और इससे उसको भी हेल्प मिले। क्यों नासा इस बार इतना अच्छा क्यों सोचने लगा इसरो के लिए? तो देखो, कारण ये है कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन है ना, वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, और वो भी जो है इसी हिस्से पर जाएगा, यानी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर वो भी जाएगा। तो जाने से पहले उसको समझ लो, एक प्रकार से होता नहीं है कि जब कोई नया बैट्समैन आ रहा होता बॉलिंग बैटिंग करने, तो उसे पता चल जाता है, पिछला वाला बैट्समैन आके जब बता देता है कि भाई गेंद जो है स्विंग हो रही है। ठीक है, तो एक प्रकार से इनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वहां पर सिचुएशन है क्या, क्या चीजें हैं, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश दक्षिणी हिस्से पर उस हिस्से पर नहीं पहुंच पाया है जहां पर इसरो जा रहा है ना। तो फिलहाल चंद्रयान 3 जो है ये 23 अगस्त को शाम को 5 बजे पहुंचेगा वहां पर, और मैंने कल भी आपको बहुत सारी डिटेल बताई ही थी। कुछ जो नई डिटेल्स हैं उनको आप यहाँ से जान लो, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर तो मैंने डिटेल आपको वीडियो दी ही दी। साथ ही साथ इसकी क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो Q&A की भी वीडियो इसकी जल्द ही आज आ जाएगी, जिससे आप Q&A के माध्यम से जिस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी तैयार कर सकोगे। फिलहाल चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, और इसके अलावा 615 करोड़ की लागत आई है इस प्रोजेक्ट में, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी सारा पॉइंट मैं आपको कल ही बता दिया था, यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ आपको बताया गया था। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, LV-M3M4। ठीक है, और इस बार प्रपल्सन सिस्टम, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गया है। ओके, चंद्रयान 1 मिशन हुआ था 2008 में, और चंद्रयान 2 हुआ था 2019 में। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने P75 कार्यक्रम के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया? तो भारत और फ्रांस ने दोस्तों अभी हाल ही में एक और डील साइन करी हुई है, जिसके तहत स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। अब ये निर्माण कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस करेगा, भारत के लिए करेगा। भारत ने P75 कार्यक्रम शुरू किया था पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत निम्न में से किस उद्देश्य से P75 कार्यक्रम शुरू किया हुआ है? तो आप बताएंगे पनडुब्बियों के निर्माण के लिए, या कहीं भारत में पनडुब्बियों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो इसके तहत कई देशों के साथ डील हुआ है। तो फ्रांस जो है स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये पनडुब्बियां बना रहा है, 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां अब बनाएगा। ये डील हुई है अभी जब पीएम मोदी जी गए हुए थे फ्रांस में। वैसे जब गए हुए थे यहाँ पर फ्रांस में, तो इन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर मिला है वहां पर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो P75 प्रोग्राम के तहत ये बनाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो सबमरीन है दोस्तों, ये काफी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोनार सूट और सेंसर सूट से लैस हैं। यही वजह है कि भारत चाह रहा है कि जल्द से जल्द फ्रांस इसको बना करके दे। हाल ही में आईसीसी की कहां पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन दिया जाएगा? तो दोस्तों आईसीसी ने अभी हाल ही में डरबन दक्षिण अफ्रीका में एक बैठक की, और उस दौरान ये फैसला लिया कि अब से मेल क्रिकेटर्स और फीमेल क्रिकेटर्स, इनको जो भी पुरस्कार दिए जाएंगे, पुरस्कार राशियां दी जाएगी या जो वेतन दिए जाएंगे, ये समान दिए जाएंगे, मतलब कि बराबर होगी, इक्वल सैलरी होगी, इक्वल प्राइज मनी होगी हर प्रकार की। ठीक है, जैसे इक्वल प्राइज मनी का मतलब, अब आप सोचोगे आईसीसी सैलरी तो देता नहीं है, सब देशों के अलग अलग बोर्ड देते होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्राइज मनी तो देता है। जैसे मान लो आईसीसी कोई इवेंट कराता है, मान लो कोई चैंपियंस ट्रॉफी कराया, कोई वर्ल्ड कप कराया, ठीक है, या कोई भी टूर्नामेंट कराया, तो उसकी जो प्राइज मनी होगी
ठीक वैसा ही टूर्नामेंट अगर मान लीजिए पुरुषों का हो रहा है तो उसकी जो प्राइज मनी होगी दोनों बराबर होगी। मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप कराया गया पुरुषों का, तो उसमें जो प्राइज मनी रहेगी वही T20 वर्ल्ड कप महिलाओं वाले में भी प्राइज मनी रहेगी। ठीक है, तो ये आईसीसी ने घोषणा किया है अभी। बड़ा ये समझ लो एक प्रकार से अनाउंसमेंट है आने वाले विमेन्स क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। अच्छा, एक चीज और, बीसीसीआई ये चीज बहुत पहले ही कर चुका है। अगर आपको याद हो, अगर आप हमसे काफी दिनों से जुड़े होंगे तो बताया था मैंने, बीसीसीआई ये चीज पहली बार कर चुका है, बहुत पहले ही कर चुका है। लेकिन बीसीसीआई बना था सेकंड बोर्ड, ठीक है ना, ये दुनिया का दूसरा बोर्ड बना था बीसीसीआई। आपको बता दें ये इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये बना था दुनिया का दूसरा क्रिकेट बोर्ड जिसने ऐसा किया था। क्या किया था कि पुरुष और महिला के खिलाड़ियों की वेतन जो है वो बराबर किया था। क्रिकेट खिलाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन अब सबसे पहला कौन किया था ये इंपॉर्टेंट होता है, पहला ही याद रखा जाता है, पहला ही पूछा जाता है। तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट। कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहली बार महिला और पुरुष के खिलाड़ियों का वेतन समान किया था। ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो करने वाला कौन सा देश है क्रिकेट बोर्ड? न्यूजीलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, इनका भी नाम याद रखना। आईसीसी के द्वारा ही अभी इस बार वर्ल्ड कप जो है 2023 का आयोजित किया जाना है भारत में। ठीक है, तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। करंट चैंपियन कौन है? तो करंट चैंपियन देखो T20 वर्ल्ड कप का भी है इंग्लैंड, T20 वर्ल्ड कप का भी है इंग्लैंड, और ओडीआई वर्ल्ड कप क्योंकि 2019 वाला अभी तक हुआ है, 2023 वाला हुआ नहीं है, तो तब तक तो चैंपियन इंग्लैंड ही है जो 2019 का चैंपियन था। तो इस बार एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है कि कोई दोनों चैंपियन एक साथ बैठा हो, मतलब T20 भी जीत करके और ओडीआई भी जीत करके, ऐसा पहली बार हुआ है। फिलहाल खेल खिलाड़ी पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खेल खिलाड़ी की जो वीडियो है ना, ये आपको अभी चैनल पर मिल जाएगी, रिसेंटली ही आई हुई है, या फिर आप मिशन सीजीएल वाले में जा करके ढूंढ लेना। तो सीजीएल एग्जाम वालों के लिए तो रामबाण है ही, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं सबको एक ही वीडियो में कवर किया है। इस एक वीडियो से आप सारे टूर्नामेंट साल भर के एक बार में आप रिवाइज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला, हाल ही में डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से कनेक्ट कर दिया है। आपको याद होगा डिजिटल रुपी आरबीआई ने लॉन्च किया था, आरबीआई ने सीबीडीसी करके लॉन्च किया था, सीबीडीसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी करके ये लॉन्च किया था, ये रहा सीबीडीसी। तो इसको जो है कनेक्ट कर दिया है यूपीआई क्यूआर कोड से एचडीएफसी बैंक ने। अब ये ऐसा नहीं कि अपने मन से कर दिया है, आरबीआई की अनुमति लेनी पड़ेगी। आरबीआई ने ये सुविधा भी शुरू किया था। सीबीडीसी जो है इसकी टेस्टिंग, इसकी पायलट टेस्टिंग जो है, पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग आरबीआई बहुत पहले से ही शुरू कर चुका है। 1 नवंबर 2022 में ही शुरू किया था आरबीआई। ठीक है, और बड़े बड़े शहरों में लॉन्च किया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो एचडीएफसी भी अभी बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सब जगहों पर अभी टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, अपने रजिस्टर्ड 1 लाख से ज्यादा कस्टमर जो हैं इनको और 1.7 लाख मर्चेंट्स को पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट प्रोजेक्ट क्या है? देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो एक छोटे लेवल पर उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हर जगह हर सेक्टर में होता है। तो एचडीएफसी ने भी अभी ऐसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है छोटे स्तर पर। आने वाला जो समय है वो डिजिटल करेंसी का ही होने वाला है। कैश बिल्कुल आरबीआई छापना बंद कर देगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, चाहे 2000 के नोट हो, चाहे बाकी सभी नोट हो, धीरे धीरे करके आरबीआई इसको बंद करने पर लगी है, क्योंकि छपाई में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा भी मिलेगा, और आने वाले समय में हो सकता है आपको ये भी देखने को मिल जाए कि आरबीआई कोई टारगेट सेट कर दे कि चलो हम 2030 तक भारत को कैश मुक्त कर देंगे, या फिर 2050 तक कर देंगे, ऐसा कुछ जैसे हम लोग और सेक्टर में देखते हैं। तो ऐसा ही अनाउंसमेंट आने वाले समय में भी हो सकता है। फिलहाल भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक, पहला कॉमर्शियल बैंक बन गया है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको पता हो, अभी हाल ही में एचडीएफसी लिमिटेड के साथ इसका जो विलय है ना, यानी इसका जो मर्जर का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ था। इसी की पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, और उसका अब मर्जर हो गया है इसमें। 1 जुलाई से ही ये प्रभावित भी हो गया है। अच्छा, एक चीज और, एचडीएफसी बैंक के सीईओ पूछे जाते हैं, तो ये हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन जो है इसके सीईओ हैं। अगला बढ़ते हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है।
तो 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था सीबीडीसी पर, ये याद रखना। सीबीडीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत ने ब्राजील में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों ब्राजील में अभी विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ और इसमें भारत ने जीत लिए हैं टोटल 9 मेडल। 9 मेडल भारत को मिले हैं वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। यहाँ पर देखिए आर्टिकल में, वर्ल्ड डीफ यूथ चैंपियनशिप 2023 इंडिया विंस 9 मेडल इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का ये था टूर्नामेंट, भारत ने दोस्तों 9 मेडल जीते हैं। 9 मेडल में 4 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है। तीसरा इस बार का संस्करण था, 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ये आयोजित हुआ ब्राजील में। अगला, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 रनवे वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कहें एयरपोर्ट ही भी बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। चौथे रनवे का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि अक्टूबर तक इसी एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भी बन जाएगा और उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। फिर इसके बाद ये नए रनवे और नए टर्मिनल के साथ इस एयरपोर्ट पर सालाना 109 मिलियन यात्रियों की यात्रा हो सकेगी। अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड कैटेगरी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के यही पूछा गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जीता है ये जम्मू कश्मीर ने। और किसके लिए जीता है? अपने ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। तो गोल्ड कैटेगरी में इसने जीता है स्कॉच पुरस्कार, तो स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के लिए। यहाँ पर देखो सेम चीजें लिखी हुई है इंग्लिश में। तो फिलहाल ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का ये जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके लिए ये स्कॉच अवार्ड पाया हुआ है, ठीक है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी अंतरवैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी DGNSS सागर संपर्क लॉन्च किया? तो सागर संपर्क लॉन्च किया है और ये सागर संपर्क केंद्रीय जो जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सागर संपर्क जो होगा ये है क्या? एक तो ये इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी रूप से बनाया गया है। एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है फॉर शिप्स यानी कि जहाजों के लिए ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। कभी कभी क्या होता है, समुद्र में जो जहाजें आती हैं वो आपस में वो टकराने की स्थिति में आ जाती हैं। समुद्री जो जहाजें आती हैं तो उनको नेविगेट कर पाया जाएगा, या जहाजें टकराई नहीं, मान लो कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही सुने आप, बंदरगाहों पर भी ट्रैफिक हो जाता है। तो वहां पर जब कई सारी जहाजें आ जाती है तो सही तरीके से उनको पार्क नहीं किया जा सकता या सही तरीके से नेविगेट नहीं किया जा पाता है जब, तब ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जिससे दोस्तों वो सैटेलाइट के थ्रू अच्छे तरीके से पता कर पाएगा 5 मीटर 10 मीटर के रेंज में भी कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर क्या क्या चीजें हैं, क्या पोजीशन है, ठीक है, और उनकी पोजीशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार मिल पाएगा। तो वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और इसका नाम है सागर संपर्क। क्लियर है? तो ये तो थे टॉप 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से। अगर आप जनवरी से जून तक की ई बुक लेना चाहते हैं तो हमारी लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो MGT ऐप से जाकर के इसे ले सकते हैं। MGT ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी जाकर के आप लिखोगे तो मिल जाएगा ऐप, वरना व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, वहां से भी जाकर ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, 1000 का वन लाइनर करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में आपको भेजा गया है। ये भेजा गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहां से इसको डाउनलोड कीजिए, रीडिंग लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं रिवीजन सेक्शन की। तो रिवीजन में हम लोग 61वें दिन पर पहुंच गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 136, और सिद्धरमैया जी बन गए हैं CM। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर की नई CEO कौन बनी? लिंडा याकारिनो बनी है नई CEO, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी कोच्चि बंदरगाह ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पाया है, सागर श्रेष्ठ सम्मान इसे कोच्चि बंदरगाह को मिला हुआ है। प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं के बाल गोपालन, और फूड डिलीवरी ऐप वायु, इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेट्टी बनाए गए हैं। इसके अलावा IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यशस्वी जायसवाल। परसों के ही CGL एग्जाम में देखो एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी।
तो आपको देखो सारा का सारा क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली हूबहू शब्दशः मिल जाता है। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में 50 रन बनाए थे फिलहाल। किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? स्पेस एक्स ने घोषणा की है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन मैंने अभी ऐड करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो हम लोग रिवीजन के तहत ले रहे हैं ना, मुझे भी पता नहीं है कि ये किस दिन के वो में है एग्जैक्टली, लेकिन ये मई मंथ का भी चल रहा है, तो ये अभी दिवस कोई आएगा तो उससे आइडिया लगेगा। लगभग 12-13 मई के दिन में मैंने इसको बताया हुआ है करंट अफेयर में। ठीक है, किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स ने किया है। आरबीआई ने लावारिस जमा को निपटाने के लिए 100 दिनों के लिए टारगेट दिया है बैंकों को। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसने 23 जून को प्रदीप कुमार बनर्जी जी की जयंती पर AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वैसे 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। और अभी हाल ही में युवा प्रतिभा पाक कला प्रतिभा की खोज की शुरुआत माई गवर्नमेंट और IHM के द्वारा शुरू की गई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 13 मई को मनाया गया। ये 2 बार मनाया जाता है, एक बार दोस्तों अक्टूबर में, एक बार मई में। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर प्रकाशित किया है, प्रदर्शित किया है। IBM और नासा इन दोनों ने मिलकर के AI का उपयोग कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके डेटा को, सैटेलाइट डेटा को उच्च रेजोल्यूशन में बदलने के लिए सहयोग किया है, हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला तिरुवनंतपुरम में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को जूनोटिक रोग से रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया गीता राव गुप्ता को। और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारतीय जोड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह को ISSF विश्व कप में मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। क्लियर है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिटेल तो छोड़ो, आपका वन लाइनर से भी सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए लिखे जाते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है रिवीजन वाली ना, ये समझ लो आयुर्वेदिक दवा की तरह है, इसको रिवाइज करते रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सबको कंपाइल करके आपको एक बार फिर से दिया जाएगा, है ना, जैसे 1000 दिया गया, आने वाले समय में इनको भी कंपाइल करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब ये भी 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसलिए आप लोग रिवीजन डेली करते रहो। चलो अब लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कब कब कौन कौन सी जोड़ी गई? बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया का सबसे कमजोर सैन्य बल भूटान बना है। तो आज आपको क्या बताना है? चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी का पता कब लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, और सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा भी गया था एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर डाला गया है, तो आप इसको बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।